Hello, welcome you all to the next lecture on moving charges and magnetism. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक हम मैग्नेटिक कंपास निडल को रखें तो क्या होगा। ऑब्वियसली करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कितना मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटिक फील्ड का, क्या डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की, ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू स्टडी। अगर कंडक्टर सर्कल के शेप में है, स्ट्रेट वायर है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम सब फर्स्ट लेक्चर में अपने स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर किसी भी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दो कंडक्टर्स एक दूसरे के पास रख दें तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे, कितना करेंगे, क्यों करेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट दिस चैप्टर। And along with this, motion of charge particles in uniform magnetic field, कैसा पाथ चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कल फॉलो करेगा, हेलिक्स फॉलो करेगा, कब कैसा फॉलो करेगा, ऑल दीज थिंग्स। स्ट्रेट लाइन जाएगा क्या, डिपेंड्स on the conditions. There are lot many parameters that have to be taken into consideration, and all these things we are going to study one by one in this chapter. So let us start with the very first topic, that is Oersted's observation. Oersted's observation. ऑस्टेड ने देखा एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम कि अगर कोई भी कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके पास हम मैग्नेटिक कंपास निडल लाते हैं तो निडल डिफ्लेक्शन देती है। करंट बढ़ा दो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, करंट घटा दो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पलट जाती है। मतलब अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके साथ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इसकी कुछ डायरेक्शन भी है। तो I want to study about all these things. What is the magnitude, what is the direction, but first of all, what is Oersted's observation? ऑस्टेड ने देखा कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक कंपास निडल उसके पास डिफ्लेक्शन देती है। पास लाने पे डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, दूर ले जाने पे डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, करंट की डायरेक्शन उल्टा करने पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद एम्पियर ने देखा कि अगर दो कंडक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, लाइक डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। क्यों भाई, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल क्यों कर रहे हैं और लाइक में अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और एक मजे की बात ये है कि इन्होंने देखा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई, और उसके रिजल्ट हम स्टडी कर रहे हैं, ना देखते और ना हमें पढ़ने पड़ते। Obviously that was for a good cause. So let us start the things. Focus on to your notes. तो सबसे पहली थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लाता हूं तो ये नीडल डिफ्लेक्शन देती है। मतलब इस कंडक्टर के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, बी, बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, इस बी का कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इस बी की कुछ डायरेक्शन भी है। क्लियर? तो आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? कुछ दिनों बाद एम्पियर ने देखा कि अगर दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, कैसा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन का, और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, तो कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन है, वो हमें स्टडी करना है। ये भी जो आपने पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हम सबसे पहले करते हैं। डायरेक्शन के लिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। दोनों के रिजल्ट्स एक ही जैसे हैं, बस समझने वाली बात है कि दो रूल्स हैं और हम अपनी चॉइस से कोई सा भी एक रूल अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, और उसके लिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड रूल की। राइट हैंड रूल कहता है कि अगर कोई भी कंडक्टर करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इसको आप अपने राइट हैंड में रखो और थंब की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग हो। किसकी डायरेक्शन? थंब की डायरेक्शन। तो जो उंगलियां कर्ल कर रही उनकी टिप्स, दे विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहे? टिप्स ऑफ व्हाट? टिप्स ऑफ कर्लिंग फिंगर्स, टिप्स ऑफ कर्लिंग fingers, they will give you the direction of magnetic field. Clear? तो
अगर मान लीजिए कंडक्टर है, आपने इतने राइट हैंड में होल्ड किया और करंट थंब के अलॉन्ग है, तो जो उंगली घूम रही है ये, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। कौन उंगली में, कौन, टिप्स, ये टिप्स, ध्यान देना टिप्स, पूरी उंगली नहीं, पूरी उंगली तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही सर्कुलर। मान लो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो टिप्स से इधर अंदर की तरफ, इधर इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Current carrying conductor is in the right hand, then tips of curling fingers, they will give you the direction of magnetic field. ये है एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। और सेम फैशन में है मैक्सवेल का राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, जो कहता है कि अगर स्क्रू को घुमाते हैं तो अगर घूम के बढ़ रहा है करंट के लॉन्ग, बढ़ रहा है करंट के लॉन्ग, तो जो ये घूम रहा है, दिस सेम फॉर्मेट, दिस इज गोइंग टू गिव यू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। इफ यू राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आगे बढ़ना करंट है, तो जो उंगलियों का घूमना है, स्क्रू का घूमना है, रोटेशन, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो जरा लिखते हैं इसको। देखिए स्क्रू रूल में क्या है, सिंपल, कि अगर ये स्क्रू है आपका और ये आगे बढ़ रहा है करंट की डायरेक्शन में, तो ये जो घूम रहा है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो रोटेशन है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करूंगा, उसके लिए एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनिए। अगर ये करंट है आई, आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके राइट साइड। तो अब आप क्या करिए, अंगूठा करंट के ऊपर रखो और उंगली से नॉक करो, नॉक करो, अंदर की तरफ नॉक करो। तो अब उंगली नॉक कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, देखिए कंडक्टर है, उंगली कहाँ जा रही है, नीचे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन, और यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। दिस इज इनटू द प्लेन एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। जस्ट नॉक विद द फिंगर्स। अगर मैंने कंडक्टर यूं बनाया और कहूं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट ये, तो आप अंगूठा यहाँ रखो, नॉक करो अंदर की तरफ और इधर से बाहर की तरफ। तो दिस इज क्रॉस एंड दिस इज डॉट। डॉट मीन्स आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज इनटू द प्लेन। कहीं पर भी अगर मान लो करंट यूं है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्रॉस आएगा और यहाँ डॉट आएगा। तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब भी दो या दो से ज्यादा कंडक्टर होंगे, उनके मैग्नेटिक फील्ड को आपको कंबाइंड फैशन में देखना होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी और आपको वेक्टर सम करना होगा, एंड विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट परफॉर्म वेक्टर सम। क्लियर? तो you must know how to do vector sum, and to do vector sum you should know what is the direction of the field. I think it's clear. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल्स निकले, एक एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या बोल रहे हैं कि अगर करंट स्क्रू की डायरेक्शन में है, screw advances in the direction of current, then curved path followed by it will give you the direction of magnetic field, and both are going to give you the same results. Next I am interested in magnitude of magnetic field, and we will use Biot-Savart's law for it. Biot और Savart दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को यहाँ पर समराइज किया। क्लियर? तो हम लोग Biot-Savart's लॉ स्टडी करेंगे, उससे पहले इतने पॉइंट्स आप नोट करिए। तो लेट अस स्टार्ट बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, एनी शेप रैंडम, इसी कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें करंट है आई। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहला काम है आप यहाँ पे करंट एलिमेंट चूज करो, छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट इनटू डीएल लेंथ, दिस थिंग इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying dl length, I call it current element, idl vector। समझ में आ रही बात? और ये जो करंट एलिमेंट है यही सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए? फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब जरा देखिए इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान देना, टेंजेंट के लॉन्ग। कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन? टेंजेंट के लॉन्ग। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट along the tangent, idl। करंट स्केलर क्वांटिटी है, जो dl की डायरेक्शन है वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। अब ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां से इसका डिस्टेंस r मान लिया और idl के साथ ध्यान देना r का एंगल है थीटा। क्लियर? अब जो इस आइडियल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड,
जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज व्हाट, dB, डेल्टा बी। और ध्यान देना ये डिपेंड करता है आईडीएल के ऊपर, करंट एलिमेंट के ऊपर, मतलब करंट और डीएल लेंथ के प्रोडक्ट के ऊपर। करंट जितना ज्यादा होगा या लेंथ डीएल की प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, आईडीएल जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। अभी साइन थीटा का क्या चक्कर है, पहले बताओ, इतना समझ में है? मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, आईडीएल के, साइन थीटा के, और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। देखिए अगर ये आइडियल एलिमेंट है, आप इसकी एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट ले, देखो आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है अगर आप सर्कल बनाओ चारों तरफ। देखिए अगर ये आर है, ध्यान से देखो, इसका एंगल थीटा है डीएल के साथ, है थीटा। आप चाहें तो थीटा चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेम डायरेक्शन में देखेंगे आर डिस्टेंस पे, इसी डायरेक्शन में, डीएल की डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 90 की तरफ, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा और 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ध्यान दीजिएगा कंडक्टर की डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाएंगे 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 आप देखेंगे 90 डिग्री पर फील्ड, 90 डिग्री पर फील्ड मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो इसीलिए साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। दोबारा बताऊं वंस अगेन, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये डीएल लेंथ है, डीएल की डायरेक्शन, दिस इज आईडीएल, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर, इसका एंगल यहां से थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, अगर पी को मैं 90 डिग्री पे लूं, यहां पर थीटा जितना बढ़ेगा 90 की तरफ उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और अगर मैं पॉइंट पी यहां पे ले लूं सामने, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो रूल कहता है कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो माय रिलेशन बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। या फिर हम इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ध्यान से देखिए अपनी शीट को, यहां तक पॉइंट्स को नोट करिए। एंड आई थिंक इट्स क्लीन। तो आपने देखा कि एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I think it's clean. And mu naught upon 4 pi is 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere. And mu naught is simply this much. जहां इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब पेनिट्रेशन की एबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना आसानी से किसी मीडियम में पेनिट्रेट कर सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना आसानी से किसी मीडियम में पेनिट्रेट कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स परमेबिलिटी। तो म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर, या फिर स्पेस बोल सकते हैं। क्लियर? अगर हम मीडियम की बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे तो वी विल यूज म्यू एंड दैट इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर, जहां म्यू आर को बोलेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है? म्यू नॉट के एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर, मीडियम चाहिए तो म्यू आर और आ जाएगा। सेम स्टोरी जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे। अब ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्मॉल एलिमेंट। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेशन करना होगा स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर, जो भी लिमिट्स दे रखी हैं। इसकी एसआई यूनिट आपने अभी पढ़ लिया, एसआई यूनिट इज टेस्ला एंड वी आल्सो मेजर इट इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है गॉस, गॉस। एंड याद रखना 1 गॉस इज 10 raised to power minus 4
टेस्ला। एक गॉस कितना होता है? 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला, या 1 टेस्ला इज 10⁻4 गॉस, एक ही बात है। क्लियर? इतना याद रखिए, ध्यान से देखिए, इन पॉइंट्स को नोट करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट यू कैन आस्क। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। और एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमें एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पे ये लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई दिस पे, क्लियर? एंड आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर पे पता करना है। अब मैं छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं डीएल। ये बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट के लॉन्ग। ये हो गई डीएल की डायरेक्शन। इस डीएल एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ थीटा 90 डिग्री है और साइन थीटा की वैल्यू 1। बायोट-सावर्ट्स लॉ में याद है dB इज μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया एलिमेंट के कारण, that is this much, and you want to find out total magnetic field B, that will be what? Integration of dV 0 से 2 pi r फुल लूप पे, I can say round the closed loop। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0/4 पाई I अपॉन r स्क्वायर dl का इंटीग्रेशन राउंड द लूप। बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा सब बाहर आ जाएंगे, सिर्फ dl अंदर बचेगा, और dl का इंटीग्रेशन राउंड द लूप आएगा 2 पाई r। भाई dl 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 जोड़ोगे पूरी लूप पे कितना आ जाएगा? 2 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0I/4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r, एंड द फाइनल रिजल्ट इज दिस मच। क्लियर? μ0I/2r। अब इस लूप में dl का इंटीग्रेशन था 2 पाई r। अगर मान लो यहाँ 2 टर्न्स हैं तो 2 पाई r 2 बार आ जाएगा, और अगर 10 टर्न हो तो 10 बार आ जाएगा। मतलब अगर लूप के अंदर n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0I/n/2r, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज n टाइम्स द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अगर फुल लूप है, सिंगल लूप, तो n1 हो गया, और ज्यादा टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा अगर मान लो पूरी लूप ना हो, कुछ पार्ट ही हो, फॉर आर्क ऑफ ए लूप, अगर लूप का आर्क, देखो फुल लूप के लिए 2 पाई r था इंटीग्रेशन, अगर आधी होती तो क्या होता? पाई r। अब आर्क की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ पार्ट है जो सेंटर पे एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहा है। कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? थीटा। तो आर्क ऑफ ए लूप के लिए पूरे सर्कल का फॉर्मूला तो मुझे याद है, μ0I/2r। अब अगर मैं आर्क की बात करता हूं तो आर्क के फॉर्मूले से θ/360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? θ/360 से। मतलब जैसे ये आर्क आपका मान लो 60 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ, तो 60/360 यानी 1/6 ऑफ दिस वैल्यू। क्या हुआ? समझ में? अगर 60 डिग्री का आर्क है तो 60/360 यानी 1/6 ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर? और अगर मान लो 90 डिग्री का आर्क हो तो 90/360 यानी 1/4 ऑफ दिस वैल्यू। व्हाट दिस वैल्यू? μ0I/2r। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब देखिए, जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं एक सेमी सर्कल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें करंट है आई, रेडियस आर, तो फॉर्मूला क्या होगा? μ0I/2r फॉर फुल सर्कल, एंड सेमी सर्कल तो थीटा इज 180/360 यानी दिस बिकम्स हाफ। तो मतलब आंसर इज μ0I/4r। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? μ0I/4r। डायरेक्शन क्या होगी? आपके पास करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहां पर लूप के अंदर जब एक्सियल लूप के अंदर जब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो या एक्सिस पे, तो आप क्या करिए,
एम्पियर सर्किट लॉ के कॉन्सेप्ट को रिवर्ट कर लीजिए, अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाद में इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। करंट जो है उसके अलॉन्ग उंगलियों को घुमाइए और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। देखिए उंगलियां घूम रही क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज जैसे यहाँ पर, तो उंगलियां घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता। गेटिंग इट? उंगलियां यूं घूमेंगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। इसमें क्लॉकवाइज है, उंगलियां यूं कर्ल कर रही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि मैं इसको पलट देता हूं, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, डॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। वहां पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। गॉट इट? हाफ सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा, क्वार्टर सर्कल होगा तो 1/4, अब जितना सर्कल होगा उतना लीजिए। इसके बाद एक बात याद रखेंगे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने थंब से निकाली, वो सेंटर पे या एक्सियल लाइन पे है। कहां पर है, सेंटर पे या एक्सियल लाइन पे। समझ में आ रही बात? अब दूसरी बात ये समझिए, ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि रिवर्ट करके फॉर्मूला निकाल लिया। बाकी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, ये आपका यूं सर्कुलर फैशन में आ रही, अलग अलग एलिमेंट्स का अगर मैं समराइज करूं, अलग अलग एलिमेंट्स का अगर मैं समराइज करूं, और ये फाइनली घूम फिर करके यूं ही कवर होती हैं, घूम फिर करके यूं ही कवर होती हैं। समझ में आ रही बात? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा, अलग अलग एलिमेंट्स का समराइज करने पर जो पूरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, पूरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो आपके पास इस तरह ड्रॉ करेंगे। These are the magnetic field lines for a circular loop. क्लियर? सारे लूप के एलिमेंट्स को समेट करने के बाद ये रिजल्ट आता है। दोबारा बता देता हूं, ये सर्कल है, सेंटर पे अगर ये बाहर की तरफ है, दिस इज ऑन द एक्सिस। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज होगा तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा। बाकी ये फील्ड लाइंस यूं घूम करके यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ बाहर निकल रही हैं, यहाँ से घूम करके अंदर आ रही हैं। दिस इज द वे। These are the magnetic field lines due to a current carrying circular loop. I think it's clean till this point. जरा फोकस करिए अपने नोट्स पे, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। अब एक चीज याद रखेंगे कि अगर कोई भी सर्कुलर लूप है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, दैट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, IA, और यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब क्यों बिहेव करती है डाइपोल की तरह? देखो, अगर ये लूप है करंट कैरिंग, इसको आप टॉप से देखो और इसको बॉटम से देखो, नीचे की तरफ से, तो आप देखेंगे करंट का सेंस अलग अलग नजर आएगा। अगर टॉप से नॉर्थ आता है, मान लो नॉर्थ मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ मतलब क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से देखने पे नॉर्थ नजर आता है तो नीचे से देखने से हमेशा ये साउथ नजर आएगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ से लूप में करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो नीचे की तरफ देखने से ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इफ फॉर टॉप व्यू it is north, then for bottom view it appears as south, and this makes the loop behave as a magnetic dipole. देखिए जरा मैं समझाता हूं इसको, ध्यान से देखिए। ये है हमारे पास सर्कुलर लूप। अब देखो इसमें करंट ये है, ध्यान से देखना, क्या है ये? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो मुझे नजर आ रहा है क्लॉकवाइज। इसी चीज को मैं उल्टा देखता हूं दूसरी तरफ से, इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। इधर से जो डायरेक्शन नजर आ रही है और दूसरी तरफ से जो डायरेक्शन नजर आ रही है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक तरफ से टॉप व्यू से क्लॉकवाइज और बॉटम व्यू से एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ? एक लूप के दो प्लेन्स अलग अलग पोल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं डाइपोल के, एंड दिस मेक्स द लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। और अगर
लूप में n टर्न्स हैं, इफ लूप हैज n टर्न्स, तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। और आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं नाई, NAI। कौन आई? नाई, NAI। N is number of turns, A is area of loop, and I is the current. And what is the direction of this magnetic moment? Direction of magnetic moment is along what? इनमें कौन वेक्टर है? A, along area vector। Got it? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किसके along है? एरिया वेक्टर के along। अब देखिए, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको मैं चाहूं तो म्यू नॉट आई इंटू एरिया अपॉन में 2r इंटू एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। क्या फायदा मिलेगा? ये बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मेरे पास फॉर्मूला ये भी बन सकता है, म्यू नॉट आई ए बिकम्स मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन 2r एंड एरिया ऑफ लूप इज पाई आर स्क्वायर। तो आई कैन से म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई r क्यूब। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, कौन है? करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? याद रखिएगा, यूं सर्कल की तरह, कंसेंट्रिक सर्कल्स, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? तो आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होंगे और करंट इसकी एक्सिस के लॉन्ग से पास हो रहा है। दूसरी बात, बायोट-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा, उसको अप्लाई किया कहां पर? कहां पर अप्लाई किया बताइए? सर्कल के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अभी हम एक्सिस पे निकालना चाहते हैं। सर्कल के सेंटर पे तो हमने निकाला, अब हम इसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि कितना होता है। और एक बात और पढ़ाना चाहता हूं, बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, ताकि मुझे डायरेक्शंस निकालने में कई केसेस में काफी सिंपल हो जाता है अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म को समझ लूं। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या? समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? बस आज की स्लाइड का लास्ट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं, फिर एक्सियल लाइन और स्ट्रेट कंडक्टर सेकंड स्लाइड में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? 2 मिनट और ध्यान से देखिए। देखिए, हमने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है यहाँ पे r कैप आएगा, और कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन है ना r कैप। कैप का मतलब होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये स्क्वायर, दोबारा बोलूं, dB वेक्टर है, डायरेक्शन के लिए r कैप क्या होगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और ये r स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड मिलके क्या बन गया? ये बन गया नीचे r के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और क्या है नीचे? 4 पाई r के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ऊपर dl भी वेक्टर है और ये r भी वेक्टर है, तो ये बचा म्यू नॉट i dl r साइन थीटा, तो ये हो गया dl क्रॉस r, इसी के अंदर साइन थीटा आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, यहां फिर लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये समझने के लिए कि अगर dl मान लो i कैप है और r मान लो j कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? i क्रॉस j, यानी अलोंग k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट से अगर ये माइनस j होता तो ये माइनस k आ जाता। i j और k इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, तो i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i, या रिवर्स, उस फॉर्मेट में यू कैन इजिली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। तो आज आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया? ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन, एम्पियर्स ऑब्जर्वेशन, राइट हैंड थंब रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, बायोट-सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म, उसका एप्लीकेशन सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, लूप में बहुत सारी टर्न्स हैं, लूप पूरी नहीं है, पार्शियल लूप है, एक आर्क है लूप का, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड। ऑल दीज थिंग्स यू स्टडी इन बेसिक फॉर्मेट, एंड आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट।
तो इतना रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। क्लियर? और कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन रिव्यू द लेक्चर्स। ठीक है, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय टिल देन।